गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे उसका ये सेकंड भाग है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जो लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। हमने कहा था सैद्धांतिक आधार हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो है समरूपता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए, ताकि जो एक ही प्रकार की कंपनियां या व्यापार कर रही हैं उन सभी में एक रूपता हो। किसकी? लेखांकन करने की, क्योंकि हम विषय लेखांकन पढ़ रहे हैं। इसके लिए अपन ने 3 अवधारणाएं पढ़ ली थी शुरू में। सबसे पहले अवधारणा पढ़ी थी हमने व्यापार, यानी कि व्यापार अलग अस्तित्व की अवधारणा या व्यापारिक अवधारणा कह लीजिए। हमने दूसरी जो अवधारणा पढ़ी थी वो पढ़ी थी मुद्रा मापन की अवधारणा। तीसरी अवधारणा पढ़ी थी हमने सतत, यानी कि लगातार चलता रहे व्यापार, तो ही वो हमारा क्या होता है, व्यापार कहलाता है। कोई भी चीज अचानक हमने खरीद कर बेच दी तो हमारे व्यापार का पार्ट नहीं होता है। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। चौथी हमारी जो संकल्पनाएं कह दीजिए, अवधारणाएं कह दीजिए, एक ही बात है। चौथी अवधारणा हमारी क्या कह रही है? लेखांकन अवधि की संकल्पना। अवधि की संकल्पना का क्या मतलब होता है? अवधि मतलब हम किसी का भी एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ न कुछ एक निश्चित समय अवधि चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग घर पे हिसाब लगाते हो कि भाई खाने पीने का कितना खर्चा होता है, तो आप कैसे लगाते हो? मंथली, पर डे लगाते हो क्या? नहीं, एक मंथ का एक निश्चित अवधि तय की, भाई महीने में राशन का सामान इतना आता है, बिजली का बिल एक निश्चित अवधि 2 महीने से इतना आता है। अगर आपको कोई स्कूल की इंस्टॉलमेंट भरनी है तो आप बताते हो इतने महीने बाद ये इंस्टॉलमेंट है। देखो एक निश्चित अवधि है। ठीक है, जैसे आप अगर कोई चीज आपने किराए पे ले रखी थी मंथली, एक निश्चित अवधि, 1 महीने बाद एक पूरा कैडर तैयार है। किसी न किसी रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए या बताने के लिए निश्चित अवधि का होना अनिवार्य है। जैसे आप लोग एक क्लास एक साल में पास करते हो, कब से? जुलाई से। जो सामान्य है वो है हमारे पास कब से? जुलाई से आप अप्रैल के एंडिंग तक, यानी कि मई तक। ठीक है, लगभग मई स्टार्टिंग अप्रैल एंडिंग, 2 महीने की आपकी छुट्टी होती है। फिर भी हम उसको एक पूरा सत्र काउंट करते हैं। एक साल में आप एक क्लास पास करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, आप 2 साल में पास करोगे, नहीं। किसी का भी रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए हमें एक निश्चित अवधि तय करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम उसकी कभी एनालिसिस नहीं कर सकते। आप फर्स्ट आए, कब आए? हमने एनालिसिस किया, 10th में आए कि 12th में आए कि 10वीं में आए, एक निश्चित अवधि। आप 8वीं क्लास में थे तब, आप 10th में थे तब। ऐसा क्या कहा क्या आप पूरी जिंदगी में फर्स्ट आए? ऐसा कभी हो नहीं सकता। कोई बाद में कमजोर है तो पहले होशियार था, और कोई पहले होशियार है तो बाद में कमजोर है किसी। तो देखिए एक अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लेखांकन में। अवधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा लेखांकन अवधि की संकल्पना, एक वित्तीय वर्ष कौन सा? फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं, जो लगभग कितना होता है? 12 माह का होता है। जो लगभग क्या होता है? 12 माह का होता है। ये कह रहा है जिसके अंत में व्यापार वित्तीय विवरण बनाता है। जिसके अंत में क्या होता है? व्यापार वित्तीय विवरण बनाता है। ये कह रहा है इसी अवधि विशेष में यह पता लगाते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुई। इसके क्या कहने का मतलब है कि लेखांकन अवधि की संकल्पना एक निश्चित अवधि के बिना हम ये कभी नहीं पता लगा सकते कि हमको प्रॉफिट हो रहा है लॉस। जैसे मैंने कहा आपका एग्जाम अगर एक साल में ना लिया जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा आपने इस अवधि में पढ़ाई की या नहीं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है फर्स्ट टेस्ट में अच्छा नहीं करते, सेकंड टेस्ट में अच्छा नहीं करते, लेकिन हाफ ईयरली में एकदम से जंप कर जाते हैं। ठीक है, अगर ये एग्जाम नहीं दिया होता तो हमें पता ही नहीं चलता यार इसने इंप्रूवमेंट किया और इसने नहीं किया। तो देखिए एक हर एनालिसिस के लिए हमें अवधि चाहिए, और हमारे लिए लेखांकन में अवधि इंपॉर्टेंट है। और लेखांकन अवधि कौन सी कहलाती है? हम लगभग हर चीज का एनालिसिस किससे करते हैं? 12 महीने से। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में हम बात करते हैं पैकेज की। किसकी बात करते हैं? पैकेज की। तो हम कहते हैं कि उसे 12 लाख का पैकेज मिला, उसे 1 करोड़ का पैकेज मिला। पैकेज मिला उसका मतलब क्या? उसे 12 महीने की इतनी सैलरी मिलेगी, मंथली नहीं। वो पैकेज किससे रिलेटेड है? 1 ईयर से। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं मेरी कंपनी इतना टर्नओवर करती है, तो किसके लिए बता रहा है? 1 साल में टर्नओवर मतलब सेल्स एक तरह से उसकी, कि मेरी कंपनी 1 साल में इतना प्रॉफिट। आप किससे पूछते हो साल भर में इतने रुपए कमा लेता हूँ, साल भर में ये काम कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ 12 महीने की हम बात करते हैं। ये कह रहा है जिसके अंत में हमारे लिए कौन सा वित्तीय वर्ष? हमने क्या कहा? कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप 1 अप्रैल से
लेकिन हम फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी समय हमें क्या देना होता है? टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है, इसीलिए हम इसी अवधि को फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ 1 अप्रैल से 31 मार्च की। बाकी आपके यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहो तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर और 1 अप्रैल से 31 आप कर सकते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट को जो कैलकुलेशन है वो कब देनी पड़ेगी? 1 अप्रैल से 31 मार्च को। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जिसके अंत में व्यापार वित्तीय विवरण बनाता है, कौन सा? यानी कि फाइनल अकाउंट। ये कह रहा है इसी अवधि विशेष में यह पता लगाते हैं कि लाभ हुआ या हानि। हमारे पास अवधि विशेष होगा तभी हम उसका पता लगा पाएंगे कि उस अवधि के दौरान हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, लागत संकल्पना। बात कर रहे हैं कॉस्ट की, ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इस संकल्पना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम हमेशा हमारी पुस्तकों में जितने रुपए पर हमने जो चीज खरीदी उसको दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने आज से 25 साल पहले कोई दुकान लगाई होती और उसको मैंने 5 लाख रुपए में खरीदा होता और आज की डेट में उसकी वैल्यू मान लीजिए 5 करोड़ रुपए है, लेकिन मैं अपनी पुस्तकों में उसका क्रय मूल्य कितना दिखाऊंगी? 5 लाख रुपए ही दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको किस पे खरीदा था? 5 लाख में। आज उसकी वैल्यू भले ही 5 करोड़ है, लेकिन अगर मैं उसको सेल करूं तो हम जरूर दिखा सकते हैं उसको हमने सेल किया 5 करोड़, लेकिन दिखाएंगे हम हमारी पुस्तकों में किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर क्रय किया गया है, जो उसकी कॉस्ट आई है उसी पे दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज की वैल्यूएशन उसके अंदर लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो लोगों को ये कहेंगे 25 साल पहले मैंने ये दुकान कितने में खरीदी? 5 लाख में। देखो हमने यही वैल्यू बताई, 25 साल पहले मैंने ये दुकान 5 लाख में खरीदी, आज उसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ है, लेकिन क्या मुझे कोई दे रहा है क्या? नहीं। कब देगा? अगर हम बेचते हैं तो फिर हम उसको लिख देंगे सेल्स प्राइस 5 करोड़। बेच तो नहीं रहे ना, हमारे पास से चीज है, इसलिए हम उसको किस पे दिखाएंगे? क्रय मूल्य पर ही दिखाएंगे। इसीलिए लागत संकल्पना ये कहती है सभी संपत्तियों को पुस्तक मूल्य में उनके क्रय किए गए मूल्य पर ही दिखाया जाएगा। चाहे आपने उसे 25 साल पहले क्रय किया हो, चाहे 10 साल पहले क्रय किया गया हो, आज उसकी वैल्यू कुछ भी है, हम उसको शो ऑफ नहीं करेंगे हमारी पुस्तकों में। कौन सी वैल्यू शो ऑफ करेंगे? जो कि हमने जिस लागत पर उसको हमने खरीदा है। फिर क्या कह रहे हैं? देखो कौन सी लागत? क्रय मूल्य, परिवहन मूल्य और स्थापना व्यय। अगर जैसे मान लीजिए हमने कहा हम अगर एसी खरीद के लाते हैं जालोरी गेट से, मान लीजिए मेरा घर बुड़ी में है, तो क्या मैं एसी खरीद कर जालोरी गेट से सर पे रख कर चलना शुरू कर दूंगी? नहीं। हम क्या करेंगे? एक टैक्सी में उसको डालेंगे, फिर वो टैक्सी वाला 200 रुपए, मान लीजिए एसी जो मेरा है वो 25,000 का है, ठीक है, 500 रुपए मान लीजिए टैक्सी वाले ने लिए, ठीक है, और 2,500 रुपए एसी को फिट भी तो कराना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि टैक्सी से उतार दे मैंने लगा लिया ओ चल गया एसी, नहीं, एसी की फिटिंग भी करानी पड़ेगी। और मान लीजिए 2,500 रुपए एसी के फिटिंग वाले। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि ये आपको एसी कितने में पड़ा, हम क्या कहेंगे? 25,000 प्लस 500 इसके लगे प्लस 2,500 इसके लगे, यानी ऑल ओवर मुझे ये 28,000 में पड़ा। तो उसकी क्या कॉस्ट होगी? आपको टोटल एसी कितने में पड़ा? जिसकी कॉस्ट है वो कितने की पड़ी? 28,000। ठीक है। तो लागत के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है लागत संकल्पना में? क्रय मूल्य देखो 25,000, परिवहन मूल्य देखो 500 रुपए और उसका स्थापना व्यय 2,500 रुपए। संपत्तियों के मूल्य में या लागत में वो सारी प्राइस सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है जब तक कि वो संपत्ति काम करना शुरू ना कर दे। अगर मैंने इसको 25 रुपए में फिटिंग ना करा होता तो मेरा एसी चलता ही नहीं, मुझे फिटिंग करना ही नहीं आता, तो एसी को क्या करते? ला कर रख देते कमरे के कोने में, कोई काम ही नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट संकल्पना देखिए, द्विपक्षीय संकल्पना। ये हमारे लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत भी है, आधारभूत संकल्पना है। पूरा अकाउंट इसी पर बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पर। क्या कह रहा है? लेखांकन के मूलभूत और आधारभूत सिद्धांत है। कह रहा है लेखांकन को लेखा पुस्तकों को लिखने का आधार भी, क्योंकि हम जर्नल बनाएंगे सबसे पहले तो उसके अंदर हम एंट्रियां करेंगे, आधार ही है, एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे। तो द्विपक्षीय संकल्पना क्या कहती है? द्विपक्षीय
संकल्पना ये कहती है किसी भी प्रकार का लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है, और हम इसीलिए एक चीज को डेबिट करते हैं और एक चीज को क्रेडिट। किसी भी प्रकार का व्यवहार होने पर हम एंट्रियां करते हैं, और एंट्रियों में कुछ मदे डेबिट होती है और कुछ क्रेडिट, दोनों ही इक्वल अमाउंट से होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है सभी लेखों को दो स्थानों पर भी लिखा जाता है। जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जब हम समायोजन पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, तब हम बताएंगे ये चीज हमारे पास दो जगह पे लिखी जाती है। इसीलिए और इस डबल एंट्री सिस्टम या द्विपक्षीय संकल्पना के आधार पर ही हमारे पास ये लेखांकन का समीकरण बनता है। परिसंपत्तियां यानी एसेट्स किसके बराबर होती है? देयता यानी कि लायबिलिटी प्लस पूंजी यानी कि कैपिटल। इसके कहने का मतलब है कि हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे साल के एंड में, हमारी बैलेंस शीट भी इसी फॉर्मेट में चलती है। तो देखिए क्या कहता है, परिसंपत्तियां किसके बराबर होती है? लायबिलिटी और पूंजी के बराबर। हम इस समीकरण पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरह से ये इक्वल हुई। इक्वल क्यों हुई? क्योंकि हमने कहा हर व्यवहार का इफेक्ट दो पक्षों पर पड़ता है, इसीलिए ये इक्वल होती है हमारे पास। परिसंपत्तियां बराबर देयता है और पूंजी। इंग्लिश में कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको फॉर्मूला मिलेगा A इज इक्वल टू C प्लस L। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है आगम मान्यता संकल्पना क्या कहती है? आगम यानी कि इनकम की बात कर रहे हैं। कह रहा है आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलिखित नहीं किया करना चाहिए जब तक कि वो वास्तविक रूप में प्राप्त ना हो गई। और भी चीज लिखी होती है, विधि रूप से उसका अधिकार ना प्राप्त हो गया। देखिए हम जब एक साल की बात करते हैं तो उस एक साल के अंदर हमारे पास जो भी इनकम हुई हो वो हम हमारे इस फाइनल अकाउंट में यानी कि इस वर्ष के फाइनल अकाउंट में दिखाते हैं, चाहे वो इनकम मुझे मिली हो या ना मिली। वास्तविक रूप में हमारे पास अगर प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त होने का मतलब ये है कि हमने उसको चीज दे दी और अब हम उससे कुछ किराया, कुछ पैसा या जो हमने सेल्स प्राइस है वो वसूल करने के अधिकारी है कानूनी रूप से, फोकट में नहीं। अगर हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया है तो हमारी इनकम कब होगी? जब हमने उसको यहाँ तो माल बेचा है या हमने उसको कोई सेवा दी है। तो अगर इस तरह से कोई ट्रांजैक्शन हो गया है और हमारी इनकम होनी बाकी है तो भी वो हमारी आगम मान्यता संकल्पना में आती है। इसका कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की इनकम, चाहे वो हमने नगद बेचा हो सामान चाहे उधार, हमें किसी न किसी प्रकार से हमारे फाइनल अकाउंट में शो ऑफ करना ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने 9th की फीस नहीं दी और अब आप 10th में आ गए, आप 10th में पढ़ने आ रहे हो, आपकी 9th की फीस पेंडिंग बोल रही है और आपने इस साल लाकर उसको जमा करे, तो क्या वो इस साल 10th की फीस मानी जाएगी? या पिछले साल का जो बजट था 9th क्लास का उसके अंदर वो चाहे आप फीस अभी भी दोगे तो भी वो आपकी कौन सी क्लास की मानी जाएगी? 9th क्लास की, ना कि 10th क्लास। क्यों? क्योंकि वो उस समय आपकी ड्यू हो गई थी, उस समय हमें वो इनकम मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी आपने। हम मानते तो आपको पुराना वो उस साल में दिखाया गया, फिर नहीं मिलने पर उसको बैड डेब्ट करके शो किया गया। अब आप दे दोगे तो बैड डेब्ट से रिकवर हो जाएंगे। तो देखिए आगम मान्यता संकल्पना भी इसी पर आधारित है कि हमारे व्यापार में जो इनकम होती है उसे हम शो करेंगे किस साल से रिलेटेड, करंट ईयर से संबंधित होनी चाहिए। करंट ईयर का क्या मतलब है? जिस साल का हम क्या कर रहे हैं? लेखा कर रहे हैं। ये 4 संकल्पनाएं मैंने पढ़ाई है, फिर आपको और नोट्स भेजूंगी। बड़े वीडियो थोड़ा जाने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको भेजूंगी। थैंक यू।